Hello everyone, I am Professor शैलेंद्र चौधरी वेलकमिंग यू ऑल इन फाइनेंस फाउंडेशन। आज हम लोग वैल्यू ऑफ फर्म टॉपिक के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आएंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई बार क्वेश्चन पेपर में बहुत लॉजिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वो जो क्वेश्चन होते हैं वो एक ही टाइम पे बहुत कॉम्प्लेक्स भी लगते हैं और जिनको आता है उन्हें वो बहुत सिंपल भी लगते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकीएस्ट क्वेश्चंस में आता है, जिसमें आपको ये समझ नहीं आएगा कि स्टार्ट कैसे करना है। बाकी सब चीजें आप पढ़ लेंगे, आपको लगेगा कि आपको आता है, बट ऑल ऑफ ए सडन जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप कंप्लीटली ब्लैंक हो जाते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चंस का फ्लो होना चाहिए और कैसे आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है कि एक कंपनी है, वो एक सीमेंट प्रोजेक्ट को क्या करने वाली है, कंसीडर करने वाली है, जिसके लिए उन्होंने जो डेट इक्विटी रेशियो डिसाइड किया है वो कितना है 2:1 का। इसके बाद देके रखा है इसकी जो प्री कॉस्ट ऑफ डेट है, दैट मींस बिफोर टैक्स कॉस्ट जो देके रखी है वो क्या देके रखी है 16%, और जो टैक्स रेट आपके पास गिवन है वो कितना परसेंट है 30%। आपके पास तीन फर्म से ए बी एंड सी और उसके इक्विटी बीटा और डेट इक्विटी रेशियोज आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि अगर रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट है 12% है, और मार्केट पोर्टफोलियो का जो रिटर्न है वो कितना परसेंट है 17% है, तब आपको ये बताना है कि कंपनी के लिए जो सीमेंट प्रोजेक्ट का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो क्या होने वाला है। आई होप यहां तक आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत आसान से क्वेश्चन है, बट एट द सेम टाइम ये बहुत डिफिकल्ट लगते हैं। इसलिए लगते हैं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस नहीं की होती है, और ये क्या है आपका पुराना लॉजिक नए लॉजिक सब चीजों के कॉम्बिनेशन से ये वाला क्वेश्चन बना है। तो इसमें बस कॉन्सेप्ट का पता होना इंपॉर्टेंट नहीं है, और कॉन्सेप्ट का जो एप्लीकेशन है वो इस क्वेश्चन में क्या हो जाता है टेस्ट हो जाता है। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चन है, आपका सब्जेक्ट नॉलेज दिखता है अगर आप इस तरह के क्वेश्चन करते हैं तो देखिए अब हम सॉल्यूशन पे आते हैं। तो सॉल्यूशन पे जो सबसे मुश्किल काम होगा वो ये होता है कि क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपका पूरा एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट टेस्ट होता है। तो इसको करने का बहुत लॉजिकल और बहुत बेसिक सा सीक्वेंस है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें कैलकुलेट करने का क्या बोला है। तो हमें यहाँ पे जो कैलकुलेट करने का बोला है वो क्या बोला है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो जैसा आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ाया था, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की वीडियोस में बताया है कि जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो बेसिकली क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा। तो आपसे क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने का बोला है। तो ये क्या हो गया आपके पास, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया जो आपको कैलकुलेट करना है। अब इसमें आप ये क्वेश्चन में देखेंगे कि कितने तरह के जो सोर्सेस ऑफ फंड है वो आपने यूज किए। तो यहाँ पे आपको डेट इक्विटी रेशियो दिख रहा है। इसका मतलब है कि एक जो इंस्ट्रूमेंट रहेगा वो क्या होगा, आपके पास डेट होगा, और जो दूसरा वाला इंस्ट्रूमेंट है वो क्या हो गया, आपके पास इक्विटी हो गया। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब यहाँ पे वेटेज एवरेज कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन रेशो में गिवन है। तो इसका मतलब है अगर हम डेट के लिए बात करेंगे तो डेट का हम लोग प्रपोर्शन निकालेंगे टोटल में से। तो डेट प्लस इक्विटी ये टोटल हो गया, और जो प्रपोर्शन निकाल रहे हैं हम किसका निकाल रहे हैं, डेट का निकाल रहे हैं। इसके बाद इक्विटी के लिए गए तो यहाँ पे क्या हुआ, इक्विटी, और अपॉन में क्या हो गया, डेट प्लस इक्विटी। तो अगेन यहाँ पे इक्विटी का प्रपोर्शन टोटल में से, यहाँ पे क्या हो गया, डेट का प्रपोर्शन टोटल में से। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर है। इसके बाद अब डेट और इक्विटी की कॉस्ट के लिए आ जाएंगे। तो जो हमें कॉस्ट निकालनी होती है वो क्या होती है, आफ्टर टैक्स। किसके केस में आफ्टर टैक्स होता है, कॉस्ट ऑफ डेट, दैट मींस केडी के केस में होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, केडी। इसके लिए आप क्या करोगे, जो आपके पास बिफोर टैक्स कॉस्ट होगी, तो जो आपके पास बिफोर टैक्स केडी है इसमें आप क्या करेंगे, 1 माइनस टैक्स कर देंगे, तो आपके पास आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट आ जाएगा। ये तो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट हो गया। इसके बाद आपको क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो इसके लिए आपने एक फॉर्मूला सीखा था, डिविडेंड अपॉन में मार्केट प्राइस प्लस ग्रोथ, बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं गिवन है। तो फिर अगेन आप सेकेंड सेमेस्टर के फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे आ गए, और वहां से अगर आप याद करेंगे तो एक और आपको फॉर्मूला सिखाया गया था जिसको आप बोलते हैं CAPM मॉडल। क्या बोलते हैं इसको, ये जो मॉडल है इसे हम लोग बोलते हैं CAPM मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। तो एसेट प्राइसिंग कैपिटल की जब कैलकुलेट करते हैं
या बहुत आसान शब्दों में जब आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हैं तो वहां पे क्या होगा, ये मॉडल यूज होगा। अब इसके अंदर हम किस किस को यूज करते हैं, तो सबसे पहला होगा आपके पास रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, फिर यहां पे आ जाता है आपके पास मार्केट रिटर्न, इसमें से आप माइनस कर देंगे रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न को, और जब आप इसमें बीटा का मल्टीप्लाई कर देते हैं तब आपके पास क्या बन जाता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ, या जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और जो ये वाला पार्ट है आपके पास, इसे आप बोलेंगे रिस्क प्रीमियम। तो जो ये वाला पार्ट हो गया है, तो जो ये वाला पार्ट हुआ है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्क प्रीमियम, क्योंकि एडिशनल रिस्क लेने पे ये हमें क्या मिल रहा है, एडिशनल रिटर्न मिल रहा है। आई होप यहां तक क्लियर है। रिस्क फ्री क्वेश्चन में गिवन है, मार्केट पोर्टफोलियो गिवन है, रिस्क फ्री गिवन है, यहां पे हमें क्या निकालना होगा, बीटा निकालना होगा। अब ये जो बीटा निकालना है ये हमें क्या निकालना है, ओवरऑल फॉर्म के लिए निकालना है। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो बीटा आया है आपके पास, ये इक्विटी केस का आपके पास बीटा आ गया है, ये जो बीटा हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे इक्विटी का, ये क्या होगा, ओवरऑल फॉर्म के लिए होगा। तो ये जो बीटा का कैलकुलेशन होना चाहिए वो किसके लिए होना चाहिए, ओवरऑल फॉर्म के लिए। बट यहाँ पे जो हमें बीटा गिवन है ये किसके बेसिस पे गिवन है, इंडिविजुअल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे गिवन है। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल कॉम्पोजिशन होगा डेट और इक्विटी का, इसके बेसिस पे आपको क्या गिवन है, यहाँ पे इक्विटी बीटा गिवन है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, ओवरऑल बीटा निकालना होगा। सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, ओवरऑल बीटा निकालना होगा। तो यहाँ पे जो आपके पास ओवरऑल बीटा का फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, तो ये हुआ बीटा, सबसे पहले हम लोग इक्विटी के लिए लिख लेते हैं, तो ये क्या होगा, बीटा इक्विटी, प्रपोर्शन आ जाएगा ऊपर इक्विटी का, अपॉन में क्या हो जाएगा, इक्विटी, और डेट को हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, 1 माइनस टैक्स कर देंगे। फिर इसके बाद आगे फॉर्मूला जाएगा आपके पास डेट के लिए, तो यहाँ पे होगा डेट, अगेन यहाँ पे हमने लिखा डेट का प्रपोर्शन, उस पे क्या हो गया 1 माइनस टैक्स, और साथ में हम लोग क्या कर देंगे, इक्विटी। तो ये भी आपके पास टोटल एसेट आ गए, ये भी टोटल एसेट आ गया, क्योंकि यहाँ पे डेट के लिए सॉल्व कर रहे थे तो वहां पे डेट का प्रपोर्शन, यहाँ पे इक्विटी के लिए सॉल्व कर रहे थे तो इक्विटी का प्रपोर्शन अपॉन में टोटल एसेट। तो देखिए अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ओवरऑल बीटा कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे। अब जो ओवरऑल बीटा होगा इसके अंदर दो तरह के रिस्क एसोसिएशन होगा, एक आपके पास इसमें बिजनेस रिस्क का भी एसोसिएशन होगा और इसी के साथ फाइनेंशियल रिस्क का भी एसोसिएशन होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बीटा ओवरऑल कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे, जिसके अंदर आपके पास बीटा इक्विटी कैलकुलेट होता है और बीटा डेट कैलकुलेट होता है। बट क्योंकि डेट के केस में जो बीटा होता है वो क्या होगा, जीरो होगा, तो डेट के केस में जो बीटा हो गया वो क्या हो गया, जीरो हो गया। दैट मीन्स कि हम लोग ये वाला पार्ट यहाँ पे तीनों फॉर्म के लिए सॉल्व करने के लिए चले जाएंगे। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्म का इंडिविजुअल बीटा कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे, और जो कैलकुलेशन होगा वो बस किसके बेसिस पे होगा, आपके पास इक्विटी के बेसिस पे होगा। तो क्यों हम लोग यहाँ पे फिर से कैलकुलेशन करने के लिए जा रहे हैं, तो क्योंकि ये जो हमें इक्विटी बीटा गिवन है ये हर एक फॉर्म के केस में डिफरेंट डेट और इक्विटी के कॉम्बिनेशन के कारण क्या होगा, अलग रिजल्ट को प्रोसेस करेगा, प्रेजेंट करेगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ओवरऑल बीटा निकालेंगे फॉर्म का। ये जो प्रोसेस हम लोग करने वाले हैं इसे क्या बोलते हैं, अनलीवरिंग। तो जब आपने डेट को जीरो कर दिया तो ये जो प्रोसेस हो गया ये क्या हो गया, अनलीवरिंग हो गया, लीवरेज पूरा आपने हटा दिया। यहां से आप क्या करेंगे, बीटा की कैलकुलेशन के लिए आएंगे। तो देखिए पहले वाले पार्ट में देखते हैं, तो पहले वाले पार्ट में देखिए जो बीटा है वो बी ए लिख लेता हूं यहाँ पे, तो बीटा ए फॉर्म के लिए लिखा। बीटा इक्विटी का कितना आ गया था आपके पास, 1.25, तो यहाँ पे क्या हुआ आपके पास 1.25। जो कॉम्बिनेशन है आप देखिए डेट इक्विटी का कैसे बनता है, तो देखिए फॉर्म ए के लिए जो डेट और इक्विटी का रेशो था वो कितना था, 2.25। दैट मींस अगर हम यहाँ पे डेट और इक्विटी को अपॉन में लिखते हैं तो ये क्या होगा, 2.25 अपॉन में कुछ नहीं है तो अपॉन में क्या आ गया यहाँ पे 1। दैट मींस यहाँ पे डेट का प्रपोर्शन कितना है, 2.25, और इक्विटी का कितना हो गया, 1 हो गया। ये वाले केस के लिए आए तो इक्विटी का जैसा आपको बताया यहाँ पे कितना है 1, प्लस यहाँ पे इक्विटी का कितना हुआ 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.25, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.25, 1 माइनस जो टैक्स देके रखा है वो कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.30। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। देखिए अब इसको सॉल्व करने के लिए आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2.25
इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.7 का, तो ये क्या हो गया 1.575। इसमें प्लस कर दिया 1 का, तो ये आपके पास जो सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा 1.25। यहाँ पे होगा 1, इसके अपॉन में जो आपके पास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2.575। सॉल्व करने के लिए गए तो 1.25 डिवाइड बाई किया आपने 2.575 से, तो ये जो आपका आंसर आ जाएगा बीटा आ जाएगा फर्स्ट वाले केस के लिए, वो क्या हो जाएगा 4854। तो देखिए आप सेकेंड वाली फॉर्म के लिए बीटा कैलकुलेट करने के लिए आएंगे, तो बीटा क्योंकि बी फॉर्म का कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे लिखा बीटा बी। सॉल्व करने के लिए आए तो बी फॉर्म के लिए इक्विटी बीटा देखिए वैल्यू कितनी है 1.15, तो यहाँ पे लिखा 1.15। अब यहाँ पे देखिए डेट इक्विटी रेशो कितना है 2:1, तो डेट अपॉन में जो इक्विटी था वो क्या हो गया 2:1, तो डेट का प्रपोर्शन 2 का, इक्विटी का कितना 1 का, तो यहाँ पे अगेन होगा आपके पास 1। फॉर्मूले में यहाँ पे इक्विटी प्लस डेट की वैल्यू कितनी यहाँ पे 2 और 1 माइनस 0.3 किया। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। फर्दर सॉल्यूशन के लिए गए तो देखिए अब यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई 0.7 किया तो कितना हुआ 1.4, इसमें प्लस 1 किया तो कितना हो जाएगा 2.4, तो ये होगा आपके पास 1.15 1 और अपॉन में कितना हो गया आपके पास 2.4। अब सॉल्व किया आपने तो 1.15 में जब आप 2.4 का डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 0.4791। तो यहाँ पे जो आपके पास बीटा आ गया है बी फॉर्म के लिए, इसकी जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है 0.4791। आप चाहे तो यहाँ पे 2 कर सकते हैं अपर राउंड ऑफ करके, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख लिया। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब देखिए इसके बाद हम लोग सी फॉर्म के लिए बीटा निकालने के लिए आएंगे, तो यहाँ पे इक्विटी बीटा के प्लेस पे आ जाएगा 1.10, जो डेट इक्विटी था वो कितना था 2.15। इसका मतलब है जो डेट की वैल्यू है वो कितना है 2.15 और इक्विटी की कितना है 1, तो यहाँ पे 1.10 ये हुआ 1। इसके बाद यहाँ पे इक्विटी का प्रोपोर्शन लिखा 1, जो डेट का प्रोपोर्शन है वो कितना है 2.15, यहाँ पे होगा 1 माइनस 0.30 और यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2.15 मल्टीप्लाई बाय 0.7 और इसमें जब 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 2.505, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1.10 डिवाइड बाय हो जाएगा 2.505। सॉल्व कर लेते हैं तो 1.10 डिवाइड किया 2.505 से, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गई है ये कितनी आ गई है 0.4391। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है 0.4391। तो हमने यहाँ पे बीटा बी फॉर्म के लिए कैलकुलेट किया, यहाँ पे बीटा सी फॉर्म के लिए कैलकुलेट किया और यहाँ पे बीटा क्या किया है ए फॉर्म के लिए कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे एवरेज बीटा निकालेंगे, तो एवरेज बीटा के लिए क्या करेंगे इन तीनों का समेशन कर देंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा ओवरऑल बीटा आ जाएगा। फिर वहां से हम लोग फर्दर क्या करेंगे सॉल्यूशन के लिए आएंगे। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो देखिए अब मैं ये वाला पार्ट इरेज कर देता हूं, अब हम इसको फर्दर सॉल्यूशन के लिए आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग बीटा की वैल्यू लिख लेते, तो बीटा जो ए फॉर्म के लिए आया था वो कितना था आपके पास 0.4854, जो बीटा बी फॉर्म के लिए कैलकुलेट किया था उसकी वैल्यू कितनी थी आपके पास 0.4792 कंसीडर किया था हमने यहाँ पे, तो 92 आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद बीटा यहाँ पे सी फॉर्म के लिए कितना हो जाएगा आपके पास 0.4391। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। ये वाला पार्ट इरेज कर देते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग देखिए अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एवरेज ओवरऑल बीटा की कैलकुलेशन के लिए आ जाएंगे। ये होगा एवरेज, तो यहाँ पे क्या होगा एवरेज ओवरऑल बीटा, इसके लिए तीनों बीटा को प्लस किया तो 0.4854 प्लस आप करेंगे 0.4792, फिर प्लस किया आपने 0.4391 और इसको आप किससे डिवाइड कर देंगे 3 से,
तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास 0.4854, 0.4792 एंड 0.4391 एडिशन करके 3 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी ओवरऑल बीटा के लिए वो क्या आ जाएगा 4679। तो ये आपके पास फॉर्म के लिए जो ओवरऑल बीटा आ गया है वो कितना आ गया है 0.4679। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ओवरऑल इक्विटी बीटा निकालने के लिए आएंगे। तो देखिए जो फॉर्मूला हमने किया था वही लगा लेंगे। तो ये क्या है यहाँ पे बीटा, ये बीटा है आपके पास ओवरऑल बीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बीटा आपके पास इक्विटी, इसके साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास इक्विटी अपॉन में यहाँ पे इक्विटी, और डेट के साथ क्या हो जाता है 1 माइनस टैक्स। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो जो ओवरऑल बीटा है वो कितना है आपके पास 0.4679। बीटा इक्विटी की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे है बीटा आपके पास इक्विटी, इसके साथ इक्विटी। तो देखिए अब हमको ये ओवरऑल फॉर्म के लिए कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए डेट इक्विटी रेशो कितना था 2:1। इसका मतलब है जो डेट रहेगा वो रहेगा 2 और जो इक्विटी रहेगा वो क्या रहेगा 1। तो ये डेट टू इक्विटी 2:1 था, तो डेट कितना 2, इक्विटी कितना हो गया 1। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो इक्विटी की प्लेस पे 1 पुट किया, डेट की प्लेस पे 2 पुट किया, 1 माइनस कितना किया 0.30। तो ये होगा आपके पास 0.4679 इज इक्वल्स टू बीटा जो इक्विटी था ये एज इट इज रहा। आगे सॉल्यूशन हुआ तो ये क्या होगा 1। जब आप 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे 0.7 का, इसमें +1 किया तो कितना हो गया 2.4। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर है। तो 2.4 का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे देखिए अब आप क्या करेंगे बीटा इक्विटी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे। तो ये होगा आपके पास बीटा इक्विटी, इसके लिए क्या करोगे, जो आपके पास 0.4679 था इसमें हम लोग मल्टीप्लाई किसका कर देंगे 2.4 का, इसकी वैल्यू चाहिए थी, इसका इधर मल्टीप्लाई किया, अपॉन में 1 आ गया तो कोई सेंस नहीं है उसका। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर है। सॉल्यूशन किया तो 0.4679 मल्टीप्लाई किया 2.4 का, तो आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 1.1230। तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने राउंड अप कर दिया, तो जो बीटा इक्विटी की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 1.1230, और ये आपके पास क्या हो गया है बीटा इक्विटी। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा, इतना पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे इक्विटी के लिए बीटा को फाइंड आउट कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने पूरी फॉर्म के लिए इक्विटी बीटा फाइंड आउट कर लिया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए आ जाएंगे। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो देखिए अब यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज इट इज, जो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना है 12%। तो यहाँ पे हमने लिखा 12, फिर इसके बाद आ जाएगा जो मार्केट रिटर्न है वो कितना है आपके पास 17, तो यहाँ पे होगा आपके पास 17। अगेन आप माइनस कर देंगे रिस्क फ्री का, अब इसमें जो मल्टीप्लाई हमने जो बीटा निकाला था इसका कर देंगे। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। फर्दर सॉल्यूशन के लिए आए तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इसको आपने सॉल्व किया तो 17 में से 12 गया तो 5, इसमें मल्टीप्लाई किया 1.1230 का, तो जो आपका आंसर आ गया वो कितना आ गया 5.615। एडिशन किया तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगा 17.62। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो यहाँ पे हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट कर ली है जो कितनी आ गई है 17.62। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। इक्विटी का पोर्शन हमने सॉल्व कर लिया है। अब कॉस्ट ऑफ डेट के लिए आएंगे। तो यहाँ पे हुआ कॉस्ट ऑफ डेट, जो बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट थी वो कितना परसेंट था 16। तो यहाँ पे क्या किया 16, 1 माइनस टैक्स किया तो 0.30 हुआ 16, 1 में से 0.3 माइनस हुआ तो कितना बचा 0.7। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 11.20%। तो यहाँ पे अब हमने कॉस्ट ऑफ डेट की भी वैल्यू कैलकुलेट कर ली है।
अब हम लोग क्या करेंगे, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लेंगे। तो इसके लिए मैं ये वाला पार्ट इरेज कर देता हूँ। अब तो देखिए, अब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए आए तो केओ की प्लेस पे केओ रखा, जो केडी है इसकी प्लेस पे कितना हो जाएगा 11.20। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। क्वेश्चन में आपके पास क्या देख रखा है, जो डेट इक्विटी रेशो है वो कितना है 2:1। इसका मतलब है डेट का प्रपोर्शन 2 है, इक्विटी का कितना है 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, और 2 + 1 किया तो कितना हो गया 3। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब इक्विटी के लिए आए तो इक्विटी की वैल्यू कितना 17.62, यहाँ पे हुआ 1 इक्विटी की वैल्यू, वो टोटल कितना था आपके पास 3। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए आए तो 11.20 मल्टीप्लाई किया 2 का, डिवाइड किया 3 का, तो वैल्यू आ गई आपके पास 7.47। अब ये वाले पोर्शन के लिए आएंगे तो 17.62 डिवाइड बाय 3 किया तो कितना आ गया आपके पास 5.87। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए गए तो 7.47 प्लस किया 5.87, तो जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है 13.34। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो यह आंसर आपके पास आ गया है 13.34%। यहाँ पे आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट हो गई है। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपके पास फर्दर वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।